गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कल हम लोग ने शरणागत स्टोरी स्टार्ट किया था, जिसका हमने फर्स्ट पेज, सेकंड पेज और थर्ड पेज मैंने अप टू हियर कि उसके हाथों पर कसाई थोड़े लिखे ही, मतलब यहाँ तक पढ़ लिया था। तो इस अब तक हम लोग ने पढ़ा है कि रज्जब नाम का एक कसाई है जो अपनी पत्नी के साथ में अपने गांव ललितपुर लौट रहा था। वो ललितपुर से बाहर गया था व्यापार करने के लिए, अब वो वापस अपने गांव आ रहा था, लेकिन आते आते बहुत अंधेरा हो गया। तो इसलिए उसने सोचा कि मैं अभी अपने आसपास में जो गांव है वहीं पर बसेरा ले लेता हूँ, फिर सवेरे उठकर मैं अपना गांव की ओर रवाना होऊंगा। क्योंकि ललितपुर पहुंचने के रास्ते में एक जंगल आता था जहां पर रात के समय में लूटपाट होने की संभावना रहती थी। इसलिए रज्जब ने वहां पर मैंने उसको पार करके रात में ही उस जंगल को पार करके ललितपुर जाना उचित नहीं समझा। तो वो फिर मंडपुर नाम का गांव में रुकता है। वहाँ पर जाकर वो सबसे आश्रय मांगता है, लेकिन कोई भी उसको आश्रय नहीं देता है, क्योंकि वो कसाई था। कसाई को कोई भी रखना नहीं चाहता था। और बहुत सारे उस गांव के लोग जो है चोरी छुपे जो है अपने बहुत सारे जानवरों को रज्जब के हाथों में बेचे थे। तो वो उस सब भी छुपाने के लिए भी गाँव वाले जो है उसको अपने घर में स्थान नहीं देते। तब वो ठाकुर साहब के पास जाता है और फिर ठाकुर साहब भी उससे बहुत कुछ पूछते हैं। फिर जब रज्जब बोलता है कि आप तो राजा हो, इसलिए मैं आपके पास शरण में आया हूँ, तब ठाकुर साहब जो है उसे अपने घर में रहने का रात गुजारने के लिए मौका देते हैं, और रात गुजारने के लिए अनुमति दे देते हैं, और भी बोलते हैं कि तुम सवेरे होने से भोर ही तुम यहाँ से निकल जाना, ठीक है। और उसी बीच में जो है ठाकुर साहब जो है रात के समय जो है ठाकुर साहब के कुछ बंधे लोग आते हैं, कुछ आगंतुक कुछ लोग आते हैं और बोलते हैं। तब ठाकुर साहब जो है एक कंबल ओढ़कर बाहर आता है। तो उसमें से उसका एक आगंतुक बोलता है कि आज तो हमें कुछ भी नहीं मिला है, कुछ भी शिकार नहीं मिला है, कोई भी लूटपाट करने का कुछ भी आज लूटपाट नहीं हुआ है। तो बोले कल शायद आज एक था कसाई, लेकिन वो हमारे वहाँ पहुँचने से पहले ही वो चल गया था, लेकिन कल वो वापस उसी जंगल से जाएगा तो हम वहाँ से उसको लूट सकते हैं। तब ठाकुर साहब बोलते हैं कि नहीं, हम कसाई का पैसा नहीं लेंगे। यहीं तक हम पढ़े थे, आगे मैं आज आगे पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या स्टोरी है। रुपए तो दूसरों का ही है, कसाई के हाथ में आने से रुपया कसाई नहीं हुआ। तो उसका जो एक आगंतुक था, एक व्यक्ति जो था, तो बोलने लगा ठाकुर साहब इसमें कसाई की क्या बात है। बोले वो भी तो किसी और से वो पैसा लिया होगा, तो उसके हाथ में पैसा आ गया, इसका मतलब नहीं कि पैसा भी कसाई हो गया, ठीक है। मेरा मन नहीं मानता, वह अशुद्ध है, ठीक है, हम अपनी तलवार से उसको शुद्ध कर लेंगे। तो ठाकुर साहब बोलते हैं कि नहीं, वो तो अशुद्ध है बोले पैसा। तो उसका जो साथी था वो बोलता है कि ठीक है, बोले हम उसे अपने तलवार से उसको शुद्ध कर लेंगे। बोले ज़्यादा बहस नहीं हुई। ठाकुर ने कुछ सोचकर अपने साथियों को बाहर ही टाल दिया। तो ठाकुर साहब ने बोला कि और मुझे कुछ बहस नहीं करना, मैंने कह दिया है कि हम उस कसाई का पैसा नहीं लेंगे, मतलब नहीं लेंगे, ठीक है। और फिर उसने अपने साथियों को वापस भेज दिया। तो आगे क्या हुआ देख लेते हैं। भीतर देखा कसाई सो रहा था, उसकी पत्नी भी, ठाकुर भी सो गया। फिर जैसे ही ठाकुर साहब अपने कमरे पे आया, फिर ठाकुर भी सो गया, ठीक है। सवेरे हो गया था, परंतु रज्जब ना जा सका। उसकी पत्नी का बुखार तो हल्का हो गया था, परंतु शरीर भर में पीड़ा थी। वह एक ही कदम भी नहीं चल सकती थी। ठाकुर उसे वहीं ठहरा हुआ देखकर कुपित हो गया। तो सवेरे जैसा हुआ तो ठाकुर सोचा था कि रज्जब चल जाएगा, लेकिन रज्जब जा नहीं सका कि पत्नी की तबीयत खराब थी, वो चल नहीं सक रही थी, ठीक है। उसको बहुत पीड़ा हो रही थी, शरीर पर थोड़ा सा बुखार उतर गया था, लेकिन वो अभी भी स्वस्थ नहीं थी। तो ठाकुर जब रज्जब को वहाँ पर देखता है तो बहुत गुस्सा हो जाता है। बोले तुम क्यों नहीं चले गए, बोले सवेरे सवेरे। बोले रज्जब ने बोला मैंने खूब मेहमान इकट्ठे किए हैं, गांव भर थोड़ी देर में तुम लोगों को मेरी पहुंच से टिका हुआ देखकर तरह तरह की बकवास करेगा। तुम बाहर जाओ और इसी समय। तो ठाकुर साहब बोले कि हमारे यहाँ घर में मेहमान आए हो, जब मेहमान लोग देखेंगे तुमको देखेगा तो पहचान लेंगे कि तुम कसाई हो, फिर मेरे बारे में कुछ बोलेंगे। तो ठाकुर साहब ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि उस गांव में उसका काफ़ी मान सम्मान था, लोग जो है उसका काफ़ी आदर करते थे, डरते थे जरूर लेकिन आदर भी करते थे, ठीक है। रज्जब ने बहुत विनती की, किंतु परंतु ठाकुर न माना। यद्यपि गांव उसके उसके दबदबे को मानता था, परंतु अव्यक्त लोकमत का दबदबा उसके
मन पर भी था। इसलिए रज्जब गांव के बाहर सब पत्नी के एक पेड़ के नीचे जा बैठा और हिंदू मात्र को मन ही मन कोसने लगा। उसे आशा थी कि आध पहर में उसकी पत्नी की तबीयत इतनी स्वस्थ हो जाएगी कि वह पैदल यात्रा कर सके, किंतु ऐसा न हुआ। तब उसने एक गाड़ी किराए पर कर लेने का निर्णय लिया। तो फिर ठाकुर जब ऐसा बोला तो फिर मन मार के जो है रज्जब वहाँ से निकला और एक गांव का एक बड़ा सा पेड़ था चौराहे पर, वहाँ पर जाकर वो बैठ गया। ठीक है, पेड़ के नीचे बैठ गया और मन ही मन जो है हिंदू समाज को जो है कोसने लगा पत्नी के साथ। क्योंकि और फिर उसने सोचा कि अब थोड़ा देर में पत्नी की तबीयत ठीक हो जाएगी तो हम फिर से अपने गांव के लिए अपनी यात्रा शुरू करेंगे। लेकिन पत्नी की तबीयत ठीक ही नहीं हुई। तब उसने निश्चय किया कि मैं एक गाड़ी ही अब किराए पर ले लेता हूँ। ठीक है, मुश्किल से एक छोटी जाति का व्यक्ति काफ़ी किराया लेकर ललितपुर गाड़ी ले जाने के लिए राजी हुआ। तो उसको एक व्यक्ति मिला, एक गाड़ीवान मिला जो ललितपुर जाने के तैयार हो गया, लेकिन काफ़ी किराया मांग रहा था। इतने में दोपहर हो गई। उसकी पत्नी को जोर का बुखार आया। वह जाड़े के मारे थर थर काँप रही थी, इतनी कि रज्जब की हिम्मत उसी समय ले जाने की ना पड़ी। गाड़ी में अधिक हवा लगने के भय से रज्जब ने उस समय तक के लिए यात्रा को स्थगित कर दिया, तब तक कि उस बेचारी की कम से कम कपकपी बंद ना हो जाए। तो जैसे ही वो दोपहर में उसने गाड़ीवान को बुलाया तो बोले चलते हैं बोले। लेकिन जब देखा कि पत्नी की तबीयत और ख़राब हो गई और वो थर थर काँप रही है, तब उसने सोचा कि नहीं बोले इस अवस्था में यात्रा करना ठीक नहीं होगा, ठंडी हवा लगने से उसकी तबीयत और भी बिगड़ सकती है। तो उसने दोपहर में जाने का जो इरादा था वो त्याग दिया था। ठीक है, घंटे डेढ़ घंटे बाद उसकी कपकपी बंद हो गई, परंतु ज्वर बहुत तेज हो गया था। रज्जब ने अपनी पत्नी को गाड़ी में डाल दिया और गाड़ीवान से जल्दी चलने को कहा। तो जैसे ही उसकी थोड़ा देर बाद में फिर रज्जब देखता है कि पत्नी की कपकपी बंद हो गई है, लेकिन तबीयत तो उसकी अभी भी ख़राब थी। लेकिन फिर भी उसने अपनी पत्नी को गाड़ी में बैठाया और गाड़ीवान को बोला कि तुम जल्दी चलो। तो गाड़ीवान बोला दिन भर तो यही लगा दिया, अब जल्दी चलने को कहते हो। तो गाड़ीवान को थोड़ा गुस्सा है, बोले सवेरे से दोपहर से तुमने बुला लिया बोले और शाम के समय मुझे यात्रा करने बोल रहे हो और ऊपर से जल्दी चलने ही बोल रहे हो। तो गाड़ीवान ऐसा बोलने लगा। तो रज्जब ने मिठास के स्वर में उससे फिर जल्दी चलने के लिए कहा। तो रज्जब ने कहा कि भाई जल्दी करो तो अच्छा होगा। ठीक है, वह बोला इतने किराए में काम नहीं चल सकेगा, अपना रुपया वापस लो, मैं घर जाता हूँ। रज्जब ने दांत पीसे, कुछ क्षण चुप रहा, सचेत होकर कहने लगा भाई आफत सबके ऊपर आती है, मनुष्य को सहारा देता है, जानवर तो देते नहीं हैं। तुम्हारे भी बाल बच्चे हैं, कुछ दया के साथ काम लो। तो फिर गाड़ीवान बोला कि अब मैं इतने किराया में बोले जाऊँगा नहीं, बोले तुम मेरे को ज़्यादा किराया दो बोले, नहीं तो मैं चला। तो रज्जब को थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन उसने अपना गुस्सा को रोक लिया क्योंकि उसको तो अपना काम निकालना था। फिर से वो उसको विनती करती, बोले चलो बोले, एक मनुष्य तो दूसरे मनुष्य की मुसीबत में सहायता करेगा। कसाई को दया पर व्याख्यान देते सुनकर गाड़ीवान को हंसी आ गई। उसको टस से मस न होता देखकर रज्जब ने और पैसे दिए, तब उसकी गाड़ी चली। जब हार कर फिर रज्जब ने उसको कुछ पैसे दिए गाड़ीवान को और गाड़ीवान फिर अपनी गाड़ी को हाँकने लगा। ठीक है, 5-6 मील चलने के बाद संध्या हो गई। गांव कोई पास में ना था। रज्जब को गाड़ी धीरे धीरे चली जा रही थी। उसकी पत्नी बुखार से बेहोश सी थी। रज्जब ने अपनी कमर टोली रकम सुरक्षित बंधी पड़ी थी। तो चलते चलते शाम हो गई। उसको डर भी था, बोले बिना जल्दी अंधेरा होने के पहले ही हमको वो जंगल पार कर लेना था। ठीक है, तो रज्जब को स्मरण आया कि पत्नी के कारण आंटी का बोझ कम कर देना पड़ा और स्मरण हो आया कि गाड़ीवान का वह एक हट उसके कारण उसकी कुछ पैसे व्यर्थ ही और दे देने पड़े। तो फिर रज्जब दिखता है कि बोले आज जो व्यापार में जो पैसा मिले उसमें से कुछ पैसे तो जो बोले इस गाड़ीवान को देना पड़े बोले। ठीक है, और जितना पहले ले रहा था अब उस पर थोड़ा पैसे और देने पड़े, तो कुछ पैसे तो यहीं पर खर्च हो गए। बातचीत करके रास्ता काटने की कामना से उसने वार्तालाप प्रारंभ किया। किसने? रज्जब। ठीक है, गांव तो यहाँ से दूर मिलेगा, बहुत दूर नहीं, वहीं ठहरेंगे। किसके यहाँ? किसी के यहाँ भी नहीं, पेड़ के नीचे, कल सवेरे ललितपुर चलेंगे। तो फिर मन में इच्छा उसको मैं कुछ यहाँ मिस कर दिया है क्या? रज्जब को स्मरण आया कि पत्नी के बुखार के कारण आंटी का कुछ बोझ कम कर देना पड़ा और स्मरण हो आया गाड़ीवान का यह हाथ जिसके कारण उसकी कुछ पैसे व्यर्थ ही दे देने पड़े। उसे गाड़ीवान पर क्रोध था, परंतु उसको प्रकट करने की इस समय उसके मन में इच्छा नहीं थी। ठीक है, फिर उसने बोला कि ठीक है बात करते हैं।
बात करना, गाड़ीवान से बात करना। फिर उसने स्टार्ट किया, गांव तो यहाँ से दूर मिलेगा, बहुत दूर, वहीं ठहरे, किसके यहाँ, किसी के यहाँ भी पेड़ के नीचे, कल सवेरे ललितपुर चलेंगे। तो फिर वो गाड़ीवान को बोले अब और जो दूसरा गाँव पड़ेगा वहीं पर रह जाएंगे, क्योंकि रात के समय जो है यात्रा करना ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो गाड़ीवान को बोलने लगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि रज्जब जो है अब एक गाड़ी करके जो है अपने ललितपुर जाने के लिए वो तैयार है। ठीक है, तो आज यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।